नमस्कार मित्रों, नमो नमः। मैं हूं मुकेश दीवान और मित्रों आज क्या पढ़ने वाले हैं उस पे मैं बात कर लूं। मित्रों पेज आगे हटा करके फिर बात करूं। मित्रों कभी आपने सोचा है कि जब शिक्षण विधियां बनी ही नहीं थी, सोचिए जब शिक्षण विधियां नहीं बनी थी और उससे पहले गुरुकुलों में किस विधि से पढ़ाते होंगे किसी श्लोक को, किसी गद्य को। सोचिए किस विधि से पढ़ाते होंगे। कभी सोचा है कि गुरुकुल में जो पढ़ाया जाता था वो कैसे श्लोक याद करवाया होगा पद्य शिक्षण में, या फिर श्लोक को अर्थ कैसे बताया होगा श्लोक का, या फिर उसे कैसे गुरुओं ने समझाया होगा। मित्रों आज हम इस जो मैं लेके आया हूं वो पद्य शिक्षण है। पद्य शिक्षण में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्राचीन काल में किस विधि से पढ़ाया जाता था, आज किस विधि से पढ़ाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले हमें क्या याद रखना होगा कि पद्य होता क्या है ये जानना होगा। तो आइए मित्रों इसी उत्सव के साथ, इसी उल्लास के साथ पद्य को समझाना शुरू करता हूं। जय मां शारदे। शुरुआत करता हूं। मित्रों पद्य क्या होता है? एक छंद से बंधा हुआ, छंद कहते हैं राग को, लय को, शब्दों का एक ऐसा समूह जो छंद से बंधा हुआ हो, लय हो, गति हो, जिसमें आनंद आए, जिसके उच्चारण करने में बोलने वाले को भी आनंद आए और सुनने वाले को भी आनंद आए। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं सबसे पहले समझाता हूं कि पद्य इस शब्द की कैसे व्युत्पत्ति करेंगे। व्युत्पत्ति जानते हैं? नहीं जानते, कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा यहां पर पद्य क्या होता है। मित्रों पद्य पद धातु और यत प्रत्यय। धातु का मतलब होता है वे क्रियाएं जिनको वाणी जी ने विशेष रूप से बनाया था, जिनसे शब्दों की उत्पत्ति हुई। तो पद एक तो होता है पद जिसका अर्थ होता है शब्द, ठीक। एक होता है पद्य का अर्थ होता है श्लोक। दो चीजें हो गई। एक होता है पद यानी हलंत हो गया। अब मित्रों ये जो हलंत है इस पर बात करेंगे। ये पद जो है इसका मीनिंग क्या है? पद कहते हैं बांधना, यत चाहिए, यानी जो बंधा हुआ है, जो छंद से या शब्दों से या व्याकरण से बंधा हुआ है, उसे क्या कहते हैं? पद्य। अब मित्रों यत प्रत्यय का जब प्रयोग होता है तो पुल्लिंग में पद्य, स्त्री में पद्या और नपुंसक में पद्यम शब्द यहां बनता है। थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, हमें ध्यान रखना होगा कि हम यहां पर क्या करने वाले। चलिए मित्रों अब यहां पर हमने ये देखा कि पद्य, पद्या, पद्यम ये रूप बना यहां पर। अब मित्रों यहां पर हम देखने वाले हैं कि इसका प्रथम प्रयोग, पद्य का प्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था। किस में हुआ था? पहली बार पद्य श्लोक का निर्माण कहां हुआ? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में किस रूप में हुआ था? ऋचा के रूप में। ऋचा क्या होती है? वे शब्द जिनका प्रयोग करने पर सृष्टि के नियम समझ पाए, प्रकृति के नियम जो हैं वो पद्य में बंधे हुए। अब यहां पर इसीलिए ऋग्वेद को क्या कहा? पद्यात्मक ऋक्। पद्यात्मक क्या है? ऋग्वेद है। प्रथम लौकिक क्षमा कीजिए,
कहा प्रथम श्लोक जो है, प्रथम बार इसका लौकिक साहित्य में पद्य का कहाँ प्रयोग हुआ था? रामायण में। रामायण में लौकिक साहित्य का प्रथम ग्रंथ रामायण है और रामायण में इसका प्रयोग हुआ था। किसका? पद्य का। अब इस पद्य या पद्य शिक्षण दोनों के और भी नाम हैं, जैसे श्लोक शिक्षण, श्लोक शिक्षण, काव्य शिक्षण और कविता शिक्षण। ये तीनों ही नाम किसके हैं? पद्य शिक्षण के। मित्रों, बात आता है कि पद्य जब जो श्लोक हम बालक को पढ़ाना वाले हैं उसमें हमें प्रमुख अंग यानी प्रमुख भाग क्या रखना है? बालक को भाव बोध करवाना है। फीलिंग यानी जो श्लोक में है, पद्य में है, उसका ज्ञान देना कि इसमें क्या कहा है। तो भावबोध प्रमुख अंग है पद्य शिक्षण का। कहा प्रमुख उद्देश्य क्या है? हम बालक को पढ़ाने वाले हैं तो पद्य का प्रमुख उद्देश्य हमेशा रसानुभूति होता है। फिर से ध्यान रखिएगा, बालक को आनंद आना चाहिए, रसानुभूति हो। सबसे अधिक पद्य में किसका महत्व है? यदि पद्य आप पढ़ा रहे हो, श्लोक पढ़ा रहे हो, तो उसमें सस्वर वाचन का, यानी कि यति गति लय के साथ, यति गति लय के साथ आप क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। कहा पाठ योजना के प्रश्न जो पद्य में हम लेसन बनाते हैं उसमें विशेष रूप से कौन से प्रश्न होने चाहिए? देखो मित्रों, एक तो सौंदर्यानुभूति, श्लोक में जो सुंदरता है उससे संबंधित, या केंद्रीय भाव, और तीसरा क्या है? तुलनात्मक। तुलनात्मक, ये तीन इसमें विशेष रूप से होते हैं। फिर से देखो, जब हम बालक के लिए सबसे पहले तैयारी करके जाते हैं, पाठ योजना किसे कहते हैं? कक्षा में पढ़ाने से पहले अध्यापक के द्वारा की गई तैयारी को पाठ योजना कहते हैं। अब यहाँ पर याद रखना होगा कि पद्य में जो प्रश्न बालक से हम पूछे वो या तो सौंदर्य, जो श्लोक है उसकी सुंदरता पे निहित होना चाहिए, बच्चे को अनुभूति होना चाहिए सौंदर्य की। दूसरा का केंद्रीय भाव। केंद्रीय भाव का अर्थ होता है कि जो श्लोक में है उसको समझाना है, ना कि उसको किसी और चीज से जोड़ना है। और तीसरा तुलना, उसी श्लोक यानी जो श्लोक आया है वैसा ही किसी और श्लोक में समानता है तो उससे आप उसकी तुलना कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम पद्य के बाद उसकी विधियों पर। मित्रों, यहाँ पर मैंने विधियां लिखी हैं और विधियों में हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? गीत विधि। अब आ जाओ, क्या क्या है यहाँ पर? कुल 9 विधियां हैं। किसकी? बालक को हम श्लोक पढ़ाने वाले हैं और श्लोक पढ़ाने की यानी पद्य पढ़ाने की अर्थात कविता पढ़ाने की कुल 9 विधियों का हम संस्कृत शिक्षण में प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? आओ, गीत विधि। गीत विधि की जब बात शुरू होती है तो सबसे पहले बात आती है कि गीत विधि का क्या अन्य नाम भी है? कोई और नाम भी है जिसे बालक आप समझते हो? हाँ, कहा गीत नाट्य विधि। गीत नाट्य विधि। दूसरा भाषा अनुवाद विधि। भाषा अनुवाद विधि जो दूसरी विधि है, इस भाषा अनुवाद विधि को जैसे मित्रों गद्य शिक्षण में अर्थबोध की विधि गद्य शिक्षण की कौन सी थी? उद्बोधन। वैसे ही पद्य शिक्षण में अर्थबोध की विधि कौन सी है? भाषा अनुवाद विधि। तीसरी विधि है दंडान्वय विधि। दंडान्वय विधि को ही हम तर्क प्रधान विधि भी कह सकते हैं। तर्क प्रधान विधि। खंडान्वय विधि। खंडान्वय विधि को हम आकांक्षा विधि भी कह सकते हैं। आकांक्षा, ठीक है। इसी की तरह भाष्य विधि। भाष्य विधि भी पद्य शिक्षण की विधि है जिसे व्यास विधि के नाम से जाना जाता है। तुलना विधि। तुलना विधि पद्य शिक्षण में जिसका नाम अमूर्तीकरण विधि भी हम कह सकते हैं इसे। अगली है हमारी व्याख्या विधि और व्याख्या विधि को परंपरागत विधि भी कहा जाता है
पद्य शिक्षण में। मित्रों, इन 7 विधियों के हमने 2-2 नाम देखे। अगली विधि है टीका और फिर अंत में समीक्षा विधि। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करने वाले हैं। पाठ के अनुसार और श्लोक के अनुसार होगा। तो सबसे पहले हमारी पहली विधि जो यहाँ पर हमने देखी कौन सी थी, वो विधि सबसे पहले गीत या नाट्य विधि। दूसरी जो विधि थी वो भाषा अनुवाद विधि या जो है अर्थबोध विधि। तीसरी है आपकी दंडान्वय विधि, दंड या तर्क प्रधान विधि। चौथी आपकी खंडान्वय विधि, आकांक्षा विधि, भाष्य विधि यानी कि व्यास विधि, तुलना विधि, अमूर्तीकरण विधि, व्याख्या विधि या परंपरागत विधि, और 8वीं है टीका विधि और 9वीं है समीक्षा विधि। मैंने ये सारी विधियां छोटे क्लास से लेकर के बड़ी क्लास तक चलेंगे हम, हाईएस्ट तक। आइए कैसे चलेंगे। गीत नाट्य विधि। गीत गाओ नाटक के साथ, हाव भाव अध्यापक दिखाएगा। याद कीजिएगा, आपका जो यदि कक्षा में पढ़ा रहे हैं 8वीं क्लास तक यदि आप पढ़ा रहे हैं किसी श्लोक को, तो मित्रों 8वीं क्लास तक आपकी सबसे बढ़िया श्रेष्ठ विधि ये होने वाली है। बिल्कुल पद्य शिक्षण की कक्षा 8वीं तक गीत नाट्य विधि होगी। अब कहाँ क्या है इसमें मित्रों, ये विधि पहले आप इसे समझें, फिर इसको मैं और समझाऊंगा। नंबर 1, इस विधि का अन्य नाम गीत विधि भी है। दूसरा कहा, यह विधि प्राथमिक कक्षाओं की पद्य शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है। प्राथमिक कक्षाओं में पद्य शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है। यह विधि रुचि के सिद्धांत एवं स्वाभाविकता के सिद्धांत पर आधारित है। प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापक संस्कृत गीत को यति गति लय से गाता है और छंद के अनुसार हाव भाव रखता है। कैसे रखेगा, अब आती है यहां बात। तो सर पहले समझें। नंबर 1, सबसे पहले गीत नाट्य विधि का दूसरा नाम गीत विधि है। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 कि साहब यह जो विधि है सबसे ज्यादा कहां उपयोगी होगी। प्राथमिक कक्षा 8वीं तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं श्लोक पढ़ाते हुए। क्यों? क्योंकि याद कीजिएगा, बालक को गीत बहुत ही पसंद है। तो बच्चे को पसंद है मतलब रुचि है, तो रुचि के सिद्धांत और बालक का स्वाभाविकता का सिद्धांत में क्या समझाया था, बालक जन्मजात कुछ ना कुछ सीखता आ रहा है। तो दोनों सिद्धांतों का यह प्रयोग करती है। कौन सी विधि? गीत विधि। और ऐसी स्थिति में बालक सहज सीख जाता है। बेशक उसे उस भाषा का नॉलेज नहीं हो, लेकिन आपने जब कुछ गाया, हाव भाव से गाया, तो वो समझ जाता है। अब आई बात कि प्राथमिक कक्षाओं में जब कोई कविता या फिर कोई श्लोक आता है, तो शिक्षक जो टीचर है वो अपने हाव भाव से, अपने हाथों का संचालन, मुंह का संचालन, आंखों का संचालन, नाक का संचालन, जो भी है कमर का संचालन करके उसे वो श्लोक या कविता पढ़ाता है। हो गया क्लियर? अब पढ़ाएगा तो कहा कैसे पढ़ाएगा, तो मैंने यहां पर एक गीत लिखा है और एक श्लोक लिखा है। देखिए गीत मैंने क्या लिखा है, ये मेरे स्वयं के दिमाग का उपज है। छोटी कक्षा में जब आप कक्षा 5 तक पढ़ा रहे हैं, 5वीं क्लास तक पढ़ा रहे हैं, संस्कृत पढ़ा रहे हैं, तो कैसे पढ़ाएंगे। याद कीजिएगा, बालक प्रतिदिन अपने मित्र के साथ मिलकर के अंतरवेला यानी इंटरवेल में रेलगाड़ी से चलाते रहते हैं, ठीक, और यूं करके छू करके और यूं करते छुक 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 छुक, राइट। लीजिए मैंने संस्कृत में एक गाना बनाया, छुक 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 रेल यानम गच्छति याने आसीत, हाँ जी याने आसीत राजस्थानी द्वयम काई छे भवती काई छे भवती। देखिएगा मित्रों, यहां पर सबसे बड़ी चीज ये है कि इस विधि में आप क्या करने वाले, आपने इस विधि में
बालक का रसानुभूति करवा दिया है। यहां पर आप हरियाणवी लगा सकते हैं कि क्या कहा, चुक 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 रेल यानम गच्छति याने आसीत हरियाणवी द्वयम केम से केस है भवती, गुजराती द्वयम केम छे भवती केम छे भवती। इसी प्रकार किसी श्लोक को पढ़ा रहे, बड़े तन मन से पढ़ा है उसे, त्वमेव माता स पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। इस तरह से आप पढ़ा सकते हैं। शंकराचार्य जी ने भी इस पे कहा, बालस तावत किड़ा सकता है, बालक किड़ा से जल्दी, गीत से जल्दी सीख जाता है। अब अगली विधि आती है भाषा अनुवाद विधि। भाषा अनुवाद विधि यानी कि अर्थबोध। अर्थबोध का मतलब होता है अध्यापक अर्थ बताएगा। यदि अर्थ बताएगा श्लोक का, तो बालक को तो अर्थ आता नहीं है, आता किसको, अध्यापक को। तो अध्यापक क्या हुआ, जब अर्थ बता रहा है उस समय वो सुन रहा है, तो क्लास पूरी साइलेंट है। साइलेंट मतलब शुष्क। तो इस विधि का एक नाम और भी है, शुष्क विधि। शुष्क विधि या अर्थबोध विधि, दो विधियां, यानी कि इसी विधि का, भाषा अनुवाद विधि का दो नाम हो गए। पहली बात, अब इसको पहले पूरा समझ लें, उसके बाद में आगे हम बढ़ जाएंगे। अध्यापक किसी पद्य या श्लोक को पढ़ाकर या गाने के बाद उस श्लोक का अर्थ भी बताता है। पाठगत आए कठिन शब्दों को समझाने के लिए मातृभाषा का प्रयोग होता है। इसमें मातृभाषा का भी प्रयोग होगा। नोट लगा के क्या कहा, इस विधि के आधार पर ही कक्षा 7 और 8 के प्रश्न पत्र में एक प्रश्न का निर्माण किया जाता है। और वो क्या निर्माण किया जाता है, क्या आता है उसके पेपर में, कि दिए गए श्लोक का अर्थ लिखो। जी हां, यानी इस विधि के आधार पे ही एक प्रश्न बनता है। वहां पेपर में एक श्लोक दिया हुआ तो होता है 7वीं 8वीं के एग्जाम में, कि दिया हुआ जो श्लोक है उसका अर्थ लिखना है। तो याद कीजिएगा, अध्यापक ने गीत विधि से पहले उन्हें गा करके सुनाया और भाषा अनुवाद विधि से अब वो उसका अर्थ बताने वाला है। प्राइमरी हो चाहे बड़ी क्लासें हो, दोनों में ही अर्थबोध करवाया जाए। कैसे करवाया जाए, गा दिया। अब जो श्लोक हमने गाया था, कौन सा, त्वमेव माता स पिता त्वमेव, अब इसका क्या करो, अब मातृभाषा में इसका अर्थ बता दो। जैसे मेरा ये एरिया हिंदी भाषी है, ठीक है, तो मैं इसमें हिंदी में इसका अर्थ बताऊंगा। जो अंग्रेजी भाषी वहाँ अंग्रेजी में बताएंगे, या जो क्षेत्रीय भाषा है वहाँ बताएंगे। कैसे कि इसका मैं हिंदी अर्थ बताने वाला हूँ, त्वमेव माता स पिता त्वमेव। तो सुनिएगा क्या अर्थ है, तू ही माता तू ही पिता है, त्वमेव माता स पिता त्वमेव, तू ही बंधु तू ही सखा है, तू ही विद्या तू ही दाता, त्वमेव सर्वम मम देव, तू ही है सभी का राम, हे राम। यानी आप इसका अर्थ बता रहे हैं कि आप सभी देवों में देव हैं। तो आप इसका हिंदी अर्थ जैसे बताया, ये अर्थबोध यहां हो गया। अगला आया मेरे पास मित्रों, दंडान्वय विधि। यहां प्रश्न उठता है दंड, और एक शब्द आ गया अन्वय। दंड क्या होता है और अन्वय क्या होता है, ये भी समझेंगे मित्रों। पद्य शिक्षण की अन्वय की यह प्रथम विधि है, पहली विधि है। यह पहली विधि है अन्वय की, श्लोक समझाने की यह पहली विधि है। कहा दंडान्वय में दंड शब्द वाक्य का सूचक है, वाक्य सेंटेंस का सूचक है।
और दंड का यदि मैं अर्थ या अभिप्राय लूं तो ग्रंथि युक्त भी इसका अभिप्राय है। कहा ये तो दंड की बात हो गई। अब अन्वय बताओ, अन्वय क्या होता है? दंड हो गया हमारे पास, वाक्य कहा, अब अन्वय किसे कहा जाए? कहा शब्दों को अर्थ के आधार पर व्यवस्थित क्रम में रखना अन्वय कहलाता है। अब क्लियर कीजिएगा, कब कहलाएगा? जब श्लोक में से हम उनके कर्ता कर्म क्रिया के आधार पर जमाएंगे अर्थ निकालने के लिए। भाषा अनुवाद आपने किया, अब दंडान्वय में क्या करना है? दंडान्वय में क्या करना है कि आपको श्लोक में से पहले कर्ता पद चुनो, फिर खोजो, फिर कर्म और फिर क्रिया। यह काम किसका है? अध्यापक का। इस विधि में किसके प्रश्न बनाएंगे? सबसे बनते किसके हैं? व्याकरणात्मक और व्याकरण आधारित। इससे जितने भी प्रश्न बनेंगे वो व्याकरण पे आधारित ही प्रश्न होंगे। किसी श्लोक, किसी पद्य में कर्ता पद, कर्म पद और क्रियापद आदि खोजकर श्याम पट पर एक वाक्य के रूप में लिखे जाते हैं। क्या किया जाता है? फिर से सोचो मित्रों, इसमें क्या किया जा रहा है? सबसे पहले श्लोक में से कोई कर्ता पद निकाला जाएगा, सबसे पहले खोजा जाएगा, फिर कर्म, फिर क्रिया, या फिर उसके बीच में कोई विशेषण पद है वो हम रखेंगे। जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया, गर्दभा गीतम गायंती, गधे गीत गाते। ये मैंने जो लाइन ली है ये एक श्लोक से है। आइए वो श्लोक भी दिखाता हूं, कैसे पढ़ाओगे। लीजिएगा, मेरे पास श्लोक है, सबसे पहले मैं गीत विधि का इस पे प्रयोग कर रहा हूं। क्या करूं? गाऊं इसे। तो सुनिएगा कैसे गा रहा हूं। उष्ट्राणाम विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दभा, अन्य अन्य प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। मैंने गीत विधि का प्रयोग किया। अब मैंने क्या किया? इसका अर्थ बताना शुरू करूं, यानी भाषा अनुवाद विधि में, कि बता दूं? नहीं साहब, क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि सबसे पहले आप अर्थ तभी बता पाओगे जब आप कर्ता कर्म क्रिया को व्यवस्थित करोगे। तो चलिए, इसमें वाक्य में गर्दभा क्या है? कर्ता है। गर्दभा उष्ट्राणाम विवाहेषु गीतम गायन्ति, ये क्या हुआ? कर्ता, फिर बीच के भाग, फिर यहां कर्म और यहां क्रिया। अहो रूपम अहो ध्वनि अन्य अन्य प्रशंसन्ति। क्या कहा मैंने? यहां पर कर्ता कर्म क्रिया के द्वारा कहा एक वाक्य ये हो गया और एक वाक्य ये हो गया। अब कहा कि इसमें कर्ता कहां है? देखो ये रहा कर्ता पद गर्दभा। फिर कहा आपने यहां पर कहा कर्म पद लाओ, तो एक तो गीत हो गया, अन्य अन्य हो गया, दो हो गया। क्रिया लाओ, तो क्रिया एक गायंती और एक प्रशंसन्ति, तो कहा यहां पर क्रिया हो गया। तो कर्ता क्रिया कर्म। अब यदि कर्ता क्रिया, कर्ता कर्म और क्रिया के अलावा अन्य जो विशेषण विशेष है या कुछ और पद है या विभक्ति है वो आपने बीच में रखी, तो एक ये पूरा यहां से लेकर यहां तक दंड बन गया है। दंड बन गया तो दंड को क्या कहते हैं? वाक्य हो गया। कहा प्रश्न थोड़ा सा पूछा जाता है। चलिए एक बार प्रश्न पे जवाब भी दे दीजिएगा। प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि कस्मिन पद्य शिक्षण विदो, किस पद्य शिक्षण विधि में व्याकरण आधारित कृत्य प्रश्न भवंती, कि पद्य शिक्षण की वह कौन सी विधि है जहां क्या हो रहा है? जहां व्याकरण आधारित प्रश्न बनते हैं। कौन सी विधि में? कौन सी विधि में बनाओ भाई? कौन सी? दंडान्वय, दंडान्वय विधि में। क्लियर हो गया? ठीक है। पद्य शिक्षणे प्राथमिक अन्वयस्य विधिरस्ति। पद्य शिक्षण में अन्वय की क्या पूछा है? प्राथमिक यानी प्रथम विधि कौन सी है? दंडान्वय
दंडान्वय विधि है, यहां पर दंडान्वय विधि का प्रयोग हो रहा है। क्लियर हो गया। अब यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि यहां कौन सी विधि कहां काम आ रही है। क्लियर हो गया। आ जाओ आगे। आई अगली विधि खंडान्वय विधि। खंडान्वय विधि क्या होती है? खंडान्वय विधि क्या होती है ये भी समझो। का खंडान्वय विधि में हम देखें तो पहले इसकी पूरी बात करें, उसके बाद में हम इसे समझेंगे। यह पद्य शिक्षण में अन्वय की द्वितीय विधि, सेकंड नंबर की, यानी पद्य शिक्षण में दो अन्वय की विधियां हैं, एक खंडान्वय और एक दंडान्वय। तो प्रथम कौन सी है? दंडान्वय, दूसरी है खंडान्वय। का खंडान्वय में खंड का अर्थ क्या है? खंड का मीनिंग क्या है? तो कहते हैं खंड का मतलब है प्रधान वाक्य। बोले दंड का भी तो अर्थ वाक्य था, तो वहां केवल कहा वाक्य, यहां प्रधान वाक्य। प्रधान वाक्य का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, वो भी समझे। श्लोक 4 लाइनें होंगी श्लोक में, उनमें से जो एक लाइन, 4 लाइनों में से यानी 4 खंडों में से जो प्रमुख है उसको यहां पर रखना है। इस विधि में सर्वप्रथम श्लोक के प्रथम प्रधान खंड या वाक्य को श्याम पट पर लिखा जाता है, इसके बाद कि कर्म क्रिया आदि को लिखा जाता है। क्या करना होता है इसमें? श्लोक का जो प्रधान यानी कि प्रमुख खंड है 4 लाइनों में से, उसको पहले रखा जाएगा और फिर हम उस पर क्या करना होगा, हमें कर्म या क्रिया उसके बाद रखी जाएंगी खंडान्वय में। इस विधि में जो प्रश्न है वो पाठ्य विषय पर या संपूर्ण पाठ्य विषय पर या साहित्यिक प्रश्न बनाए जाएंगे। दंडान्वय में मित्रों किसके प्रश्न बनाए जाएंगे? दंडान्वय में सोच के चलना, दंडान्वय में हम प्रश्न बनाएंगे व्याकरण आधारित और खंडान्वय में पाठ्य विषय संबंधित प्रश्न बनाएंगे। इस विधि में ल्यप, तुमुन, कत्वा आदि प्रत्ययों का विशेष रूप से प्रश्न बनाते हुए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और संज्ञा या सर्वनाम का यदि ज्ञान देना हो तो क, कम, कीदृशी आदि का हम यहां पर प्रयोग करेंगे प्रश्न बनाने में इस विधि में। तो ध्यान रखना होगा, छोटी छोटी चीजें हैं। खंडान्वय विधि में खंड का मतलब होता है, अर्थ होता है प्रधान वाक्य, और अन्वय का अर्थ क्या हुआ फिर से समझ लो। खंड का तो हो गया, अन्वय का अर्थ क्या हुआ? शब्दों के अर्थ के आधार पर उन्हें क्रम से जमाना ही अन्वय कहलाता है। अब इस विधि में क्या होगा? सबसे पहले अध्यापक श्लोक में कर्ता पद नहीं खोजेगा, ना 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 ना। पहले उन 4 लाइनों में से, जो 4 श्लोक में लाइनें होती हैं, चरण होते हैं, खंड होते हैं, उनमें से जो प्रमुख खंड है, भाग है प्रधान वाक्य, उसे श्यामपट पे लिखेगा। उसके बाद आप अन्य कर्म क्रिया आदि रखेंगे। किस पे आधारित प्रश्न होंगे? पाठ्य विषय पर आधारित इस पे प्रश्न बनते हैं। कत्वा, तुमुन इन प्रत्ययों का प्रयोग होता है। और साथ में यदि सर्वनाम शब्दों या का यदि प्रश्न बना रहा हूं किसी का नाम जानने के लिए या सर्वनाम जानने के लिए, तो मुझे क्या करना होगा? कै, कम, कीदृशी आदि शब्दों का प्रयोग करना होगा। अब ये तो हो गया नियमों की बात। ठीक। एक खास बात और लिखी मैंने इधर का खंडान्वय विधि ह्यूरिस्टिक विधि या आकांक्षा विधि पर आधारित है। बिल्कुल, इसे ये भी कहा जाता है। ह्यूरिस्टिक विधि पर आधारित पद्य शिक्षण की कौन सी विधि है? खंडान्वय। क्योंकि ह्यूरिस्टिक विधि में भी, जिसमें आर्मस्ट्रांग इसके प्रवर्तक हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था, जब मैंने इस विधि को पढ़ाया था, आप लोगों को याद करना होगा, मैंने ये आपको कहाँ पढ़ाया है? ये मैंने आपको पढ़ाया था नवीनोपागम में, ह्यूरिस्टिक विधि के विषय में, तो वहाँ याद करना होगा। और सेम यही काम, इसीलिए इसको कहा गया, इस विधि के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। तो अब प्रश्न आता है कि इस पर से कैसे समझे, कैसे बालक को समझाएं। तो आइए, ये रहा आपका श्लोक। देखिए मित्रों, सबसे पहले मैं इस पे प्रयोग करने वाला हूं गीत विधि का। जी हाँ, फिर मैं इसका अर्थ का प्रयोग करूंगा ऐसा। देखिए, पहले तो मैं गीत विधि का प्रयोग करता हूं।
येषां न विद्यां न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। हो गया गीत विधि। अब क्या करूं, अर्थ बता दूं ना? तो क्या करना है, अब हमें बताना होगा, अन्वय करना होगा। अन्वय का मतलब क्रम से, यही ना? अरे खंडान्वय विधि है, खंडान्वय विधि में अन्वय करते हैं। देखिए कैसे करें। अब यहां देखो, पहला चरण यहां खत्म, दूसरा यहां खत्म, तीसरा यहां खत्म और चौथा यहां खत्म। तो इस श्लोक में हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, प्रधान वाक्य को ढूंढने वाले हैं। और प्रधान वाक्य इसमें क्या है, ते मृत्य लोके भुवि भार भूता, भुवि भार भूता येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म मनुष्य रूपेण मृगः चरन्ति, मृगः चरन्ति। अन्वय के बाद अब आप भाषा अनुवाद विधि का प्रयोग कर सकते हैं। यहां देखिएगा मित्रों, हमने श्लोक को समझाने के लिए पहले गीत विधि का प्रयोग किया। इस श्लोक को हमने समझाया, यानी इस श्लोक को हमने गाया, समझाया नहीं, गाया। गाने के बाद में हमने फिर प्रयोग किया खंडान्वय विधि का। खंडान्वय विधि का मतलब श्लोक की जो प्रमुख लाइन है उसको यहां उतार करके हमने रखा। क्या रखा, तीसरी लाइन दिखाई दे रही है, ये तीसरी लाइन को, ये प्रमुख है लाइन, क्यों है ये चरण वो भी बताऊंगा। और फिर हमने कर्म और क्रियापदों को यहां रखा। हो गया। अब जब आप इसका अर्थ बताने वाले हो तो याद कीजिएगा, आपको भाषा अनुवाद विधि का प्रयोग करना होगा। तो कहा एक श्लोक में करीबन 3-3 विधियों का प्रयोग हो जाता है। और जो सबसे पहले गीत विधि का हुआ, दूसरा किसका हो गया, खंडान्वय विधि का सब इस तरह से प्रयोग किया गया। तो ये वाक्य है कि नहीं है, इतना बड़ा खंड। अब इसका अर्थ समझाओ। ते मृत्य लोके भुवि भार भूता, वे मृत्यु लोक में भार के समान होते हैं। ये शाम जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, कुछ भी नहीं है। मनुष्य रूपेण, मनुष्य के रूप में मृगा सरंती, पशुओं की तरह चरते फिरते हैं, चरण खाते फिरते रहते हैं। तो अब मैंने जब इसका अर्थ बताया, तब यहां पर आप इसका अर्थ बोध करवा सकते हैं, लिख सकते हैं कि भैया इसका मीनिंग ये है कि वे मृत्युलोक में भार के समान हैं, जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है। वे मनुष्य के रूप में मृगा सरंती, पशुओं की तरह चरते फिरते हैं। किस विधि का प्रयोग हुआ, खंडान्वय विधि का। ध्यान रखना होगा, खंडान्वय विधि का मैंने यहां प्रयोग किया है। अब आती है मित्रों भाष्य विधि। चलिए मित्रों, भाष्य विधि को आपने क्या कहा, व्यास विधि। तो इसका दूसरा नाम भी क्या हो गया, व्यास विधि। किसका, भाष्य विधि का। याद रखिएगा, भाष्य विधि में अध्यापक कथावाचक की तरह श्लोक सुनाता है, अर्थात मौखिक। तो कहा इसका पढ़ ले एक बार, फिर समझेंगे। अध्यापक श्लोक का अर्थ कथावाचक की तरह अनेक
अंतः कथाओं के माध्यम से समझाता है। इस विधि को तुलना एवं समीक्षा विधि के एकत्रित रूप के रूप में कहा जाता है। तुलना विधि अभी पढ़ाने वाला हूं और समीक्षा विधि पढ़ाऊंगा। उन दोनों का ये क्या है, एक कॉम्बो है, एकत्रित रूप है। व्यास विधि में कैसे पढ़ाया जाता है, याद कीजिएगा। इस समय हमारे जितने भी टीवी चैनलों पर संत हैं जो प्रवचन देते हैं, वो इसी विधि का प्रयोग करते हैं। इसीलिए याद कीजिएगा, जो प्रवचन देने वाले जो व्यक्ति हैं, उनकी जो गद्दी बैठने की है उसे व्यास गद्दी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास गद्दी। व्यास जी आएंगे। व्यास जी आएंगे मतलब वो तो अगला व्यास है ही नहीं, उसका नाम ही नहीं है व्यास, तो व्यास गद्दी कैसे हो गई? अरे व्यास कहते हैं विधि को, कि वो व्यास विधि से समझाएंगे। अर्थात वो जो कहानी आपको सुनाने वाले हैं, चाहे वो राम की सुनाएं कि कृष्ण की सुनाएं, उसके अंदर और भी कथाएं होंगी। उस और कथाओं को समझाने की वजह से उस गद्दी का नाम क्या है? व्यास गद्दी। तो व्यास विधि, यानी आप भी अपनी सीट पर बैठे बैठे या खड़े खड़े कक्षा में एक कहानी के साथ में दूसरी कहानी को समझा रहे। तो कहा साहब कहानी कहाँ है इसमें? इसमें तो श्लोक होते हैं। तो एक श्लोक को दूसरे श्लोक के माध्यम से आप समझा रहे हैं, व्यास विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तुलना विधि, अभी बात हुई है यहाँ पर तुलना में क्या समानता है तुलना विधि की। इस विधि में श्लोक का तुलनात्मक अध्ययन कार्य होता है। तुलनात्मक क्या होता है? दो चीजों में तुलना करना। तो यहाँ कथा का अंतर कथा पर बताना क्या है? तुलना है। का अध्यापक श्लोक या सुक्ति का समान अर्थ वाले अन्य श्लोक या सुक्ति के द्वारा प्रस्तुत श्लोक में तुलना करता है। अध्यापक क्या करता है? मान लीजिए कोई लाइन आ गई, अब उसी लाइन को, जैसे विद्या ददाति विनयम, क्लियर हो गया। अब कहा विद्या विनम्रता देती है। अब विद्या से संबंधित और कोई लाइन बतानी है आपको, ठीक है। तो यहां देखो, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जैसी बुद्धि वैसा ही इंसान में बल होता है। जितना दिमाग चलाता है उतना ही उसमें बल होता है। और कहा बुद्धि रेव बलाद गरीयसी, बुद्धि हमेशा बल से अधिक होती है। शारीरिक बल से हमेशा दिमाग का जो कार्यक्रम है वो अधिक होता है। अब ये दो ग्रंथ आगे देखो, पंचतंत्र को आपने हितोपदेशिक ही इस लाइन से समझा दिया तुलना करते हुए। तो कहानी है, यहाँ भी भाष्य में जो श्लोक है वो भी आपको तुलना की तरह समझाना है। टीका विधि, मित्रों टीका विधि का जो प्रयोग है, टीका विधि का प्रयोग गद्य शिक्षण, याद रखिएगा गद्य शिक्षण में टीका विधि का प्रयोग प्रवचन विधि के अंतर्गत होता है, ठीक है। अब यहां पर बातें हैं पद्य शिक्षण में टीका विधि के अंदर क्या होता है। टीका का क्या अर्थ होता है? निरंतर व्याख्या। नंबर एक, पहला तो अर्थ होता है टीका का अर्थ सामान्य से यही होता है, यानी किसी ग्रंथ पर किसी अन्य व्यक्ति ने सरल अर्थों में व्याख्या कर दी हो, समझाया हो। व्याख्या मतलब समझाना, समझाया हो तो वो टीका कहलाती है। नंबर एक, अध्यापक विभिन्न टीकाकारों की टीकाओं की सहायता से पाठगत आए हुए व्याकरणात्मक और भावात्मक ज्ञान को स्पष्ट करता है। यानी आप कक्षा में पढ़ा रहे हो और यदि वहां उस श्लोक में व्याकरण ज्ञान आ गया है तो वो भी देना होगा, और भावात्मक भाव वो तो पद्य शिक्षण का खास है ही, तो कहा वह ज्ञान भी आप इस विधि से देंगे। कहा कैसे दें? संस्कृत के साहित्य में मल्लिनाथ एक बहुत बड़े टीकाकार हुए हैं। टीकाकार का मतलब होता है उस ग्रंथ के जो बड़े पहले ग्रंथ हैं उनके विषय में और कम शब्दों में और सरल शब्दों में समझाना। जैसे मल्लिनाथ ने एक संजीवनी, एक जीवातु, एक सर्वंकसा और एक घंटापद, ये 4 महान ग्रंथों पर टीका इन्होंने लिखी। इन्होंने कालिदास के समस्त ग्रंथों पर संजीवनी नामक टीका लिख करके उनके सभी ग्रंथों का इसी में ही प्रयोग करके समझाया। विशेष रूप से रघुवंश को समझाया है, रघुवंश को समझाया है।
जीवातु में श्रीहर्ष की रचनाएं, जीवातु इनकी जो टीका है उसमें श्रीहर्ष का क्या था, नेषधीय चरितम को समझाया गया। और तीसरा कौन है भाई, सर्वंकसा क्या है, माघ की जो ग्रंथ है शिशुपालवद्धम, इस ग्रंथ को इस टीका में और सही ढंग से समझाया। और घंटापथ भारवी जो राइटर है उनके द्वारा किरातार्जुन लिखी गई, किरातार्जुनियम लिखी गई, वह समझाया गया। तो आपको ये विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि किरातार्जुनियम किस पर लिखी गई। अब इन ग्रंथों को इस टीका में समझाया। अब आपका काम ये है कि पाठ में, आपका जो पाठ है बालक का, वो इन पर तो है लेकिन नाम उस ये दे रखा है, तो इसके आधार पर ये जो टीकाएं हैं आप उसे श्लोक के माध्यम से समझा रहे हैं। समीक्षा विधि, समीक्षा क्या होती है, याद कीजिएगा भाष्य विधि में तुलना और समीक्षा विधि का कॉम्बो कहा था। कभी कभी समीक्षा को समझ लेना चाहिए। समीक्षा क्या होती है, सबसे पहले ये जान कर लें, किसी कवि या लेखक के जीवन परिचय, सुन लीजिएगा, समीक्षा किसे कहते हैं, किसी लेखक या कवि के जीवन परिचय, उसकी रचनाएं, उसके हाव भाव, उसके श्लोक में आने वाला जो अलंकार है, छंद है, उसके विचार हैं, उनको समझाते हुए अन्य कवि के साथ भी उसके गुण और दोषों को बताना ही क्या कहते हैं, समीक्षा। समीक्षा की गई है साहब, इस चीज की समीक्षा होगी फिर ही बात करेंगे। समीक्षा का मतलब है गुण दोष का निर्धारण करना कि साहब रिपोर्ट आ गई है, अब रिपोर्ट की समीक्षा होगी कि क्या लक्षण क्या है और उसका उपचार क्या है। तो इस समीक्षा को ज्यादा हार्ड मत लीजिएगा। समीक्षा का मतलब होता है किसी चीज में उसके गुण और दोष दोनों को ध्यान में रखते हुए उस चीज को समझाना। अब यहां देखो, समीक्षा विधि में कहा, क्या कहा, जो श्लोक आया है उसका जो लेखक है उसकी भाषा शैली, भावना, विचार, रीति, गुण, अलंकार आदि को विस्तार से समझाना होगा। और फिर क्या करना होगा, अन्य कवि के साथ गुण दोषों को बताना भी होगा, जिसे समीक्षा कहेंगे। हम क्या कहेंगे, समीक्षा। इस विधि में अध्यापक का पूरा ध्यान, इस विधि में अध्यापक का पूरा ध्यान श्लोक की पृष्ठभूमि पर बल देना होता है। श्लोक की पृष्ठभूमि पर बल देना, जी हां, इस श्लोक का सबसे बड़ा काम यह होता है, इस विधि का। अध्यापक छात्रों को कवि के जीवन परिचय, उसकी सोच, दर्शन, जो कवि का सोच है, उसके साथ जोड़ने का प्रयास करता है। और इस विधि का सर्वाधिक मित्रों प्रयोग जो होता है समीक्षा विधि का, वो माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ज्यादा किया जाएगा, क्योंकि छोटी कक्षाओं में इस तरह से नहीं समझ सकता। हो गया, ये हमारी थी 8वीं विधि। अब बात करते हैं पद्य शिक्षण पर प्रश्न आते कैसे हैं। तो पहले तो ये बात बताओ कि पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या था। पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या था? पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य रसानुभूति, बालक को श्लोक में आनंद आए, आनंद की अनुभूति हो। श्लोक पढ़ाने यानी पद्य शिक्षण को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि श्रेष्ठ है? तो याद रखिएगा, खंडान्वय विधि का प्रयोग आप कहां करेंगे? माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर पर, 9, 10, 11, 12 में। और गीत विधि का प्रयोग कहां करेंगे आप? प्राथमिक कक्षाओं में। ध्यान रखना, किस क्लास की कौन सी श्रेष्ठ विधि है, यह भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। यदि आप पद्य शिक्षण की पाठ योजना बना रहे हैं तो उसमें आपको सबसे ज्यादा किस पे ध्यान देना है?
सस्वर वाचन पर बालकों से उच्चारण करवाने पर, अध्यापक के शुद्ध उच्चारण होने पर। यानी सस्वर वाचन का अर्थ हो गया कि बालक के पहले आदर्श वाचन सुंदर हो, फिर अनुकरण शानदार हो, और फिर समवेत यदि वाचन हो वो भी बहुत सुंदर होना चाहिए। पद्य पाठ योजना यदि हम बनाएं तो उनमें 3 प्रमुख अंग हैं। देखिए, प्रमुख अंग तो क्या था पद्य शिक्षण का? पद्य शिक्षण का प्रमुख अंग तो भावबोध। लेकिन क्या अब कहा 3 अंग कौन से हैं? एक तो होता है वाचन। वाचन मतलब अध्यापक का आदर्श वाचन, बालक का बोलना अनुकरण वाचन, और सामूहिक बोलना समवेत वाचन। दूसरा होता है मित्रों व्याख्या। पहला, दूसरा है व्याख्या। श्लोक में आए हुए कठिन पदों का शुद्ध अशुद्ध करना, जो अशुद्ध शब्द बच्चा उच्चारण कर रहा है तो उसे शुद्ध करना, और काठिन्य निवारण के लिए सभी पद्य शिक्षण की विधियों का प्रयोग करना व्याख्या में आएगा। तीसरा है पाठ प्रवर्धन। पाठ प्रवर्धन, पाठ प्रवर्धन का मतलब है पाठ को विशेष रूप से आगे पढ़ाना, जिसमें प्रश्न कैसे होंगे? 3 ही प्रकार के प्रश्न होते हैं। भाव विश्लेषणात्मक, सौंदर्य अनुभूतात्मक, केंद्रीय भावात्मक और तुलनात्मक। ये 4 प्रश्न सबसे ज्यादा इसमें होंगे। ध्यान रखना, गद्य शिक्षण में विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न होते हैं, जबकि पद्य शिक्षण में भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। यदि आपने ये बता दिया तो निश्चित रूप से आपकी बात क्लियर है। अयम विधि प्राथमिक स्तरे, यह विधि प्राथमिक स्तर पर पद्य शिक्षण से श्रेष्ठ विधि रस्ती, पद्य शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है प्राथमिक स्तर पर। क्लियर, ध्यान रखना। कौन सी विधि लिखूं? गीत नाट्य विधि। ठीक है। फिर कहा गीत नाट्य पद्धति भवती। गीत नाट्य विधि कहां की विधि है? कहा ये पद्य शिक्षण की विधि है। भाषानुवाद पद्धति भवती। भाषानुवाद पद्धति यानी विधि, पद्धति मतलब विधि किस शिक्षण की है भाई? व्याकरण शिक्षण की नहीं है, पद्य शिक्षण की है। व्याकरण शिक्षण की तो व्याकरण अनुवाद विधि है, व्याकरण शिक्षण की तो व्याकरण अनुवाद विधि है, ध्यान रखना। और भाषा अनुवाद विधि किसकी है? पद्य शिक्षण की। पद्य शिक्षणे अयम प्राथमिक अन्वयस्य विधिरस्ति। पद्य शिक्षण की यह प्राथमिक अन्वय की विधि है। प्राथमिक मतलब प्रथम। प्रथम कौन सी है? दंडान्वय। पहली कौन सी है? दंडान्वय। दंडान्वय हो गया। अब कहा दंडान्वय विधो दंड कस्य सूचकः अस्ति। दंडान्वय विधि में दंड किसका सूचक है? किसका है सूचक? वाक्य का। किसका? वाक्य का। इसीलिए हम इसे ग्रंथि युक्त भी कहते हैं। कस्मिन् पद्य शिक्षण विधौ पाठ्य विषय आधारीकृत प्रश्न भवन्ति। कि किस पद्य शिक्षण में, किस पद्य शिक्षण की विधि में पाठ्य विषय आधारित प्रश्न होते हैं? किसमें होते हैं? किसमें होते हैं भाई? ये होते हैं खंडान्वय में। खंडान्वय में होंगे, क्योंकि दंडान्वय में तो प्रश्न हमेशा व्याकरण पर ही आधारित होते हैं। पद्य शिक्षण व्यास विधि कथ्यते। पद्य शिक्षण में व्यास विधि किसे कहते हैं? व्यास विधि का मतलब है भाष्य विधि। यस, भाष्य विधि। पद्य शिक्षण का प्रमुख अंग
भावबोध। प्रमुख अंग कौन सा होता है? भावबोध ही होता है। अगला प्रश्न है दंडान्वय, खंडान्वय, टीका समीक्षा इत्येताः विधेयकेन संबद्धा सन्ति। दंडान्वय, खंडान्वय, टीका और समीक्षा ये सारी विधियां किस शिक्षण की विधियां हैं? तो मित्रों पद्य शिक्षण की। किसकी हैं? पद्य शिक्षण की विधियां हैं। पद्य शिक्षण 10वां प्रश्न देखिएगा। पद्य शिक्षणे अन्वय कति भी विधि भी प्राप्यते। पद्य शिक्षण में अन्वय की कितनी विधियां हैं? कितनी विधियां अन्वय की? 2 ही तो हैं। कौन सी 2 विधियां? कौन सी भाई? द्वैविध। और यहां तो आपको ध्यान और रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 कौन कौन सी हैं? एक दंडान्वय और एक खंडान्वय। 2 ही तो है अन्वय की, 2 ही विधियां यहां। कहा छात्रेषु रागात्मक भाव विषय विकासे। छात्रेषु रागात्मक भाव विकास से का पाठ योजना उपयोगी भवति। छात्रों में रागात्मक भाव विकास के लिए कौन सी पाठ योजना उपयोगी होगी? रागात्मक भाव विकास, पद्य पाठ योजना। कौन सी? पद्य पाठ योजना सबसे अधिक होगी। फिर कहा पद्य पाठ योजनायाम। पद्य पाठ योजना में कीदृशः प्रश्न भवन्ति। पद्य पाठ योजना में कैसे प्रश्न होंगे? भैया यहां पर ध्यान रखो, भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न नंबर 1। नंबर दूसरा कौन सा है? कैसे प्रश्न होंगे? केंद्रीय भाव प्रश्न। नंबर 3 तुलनात्मक प्रश्न। ये ध्यान रखने होंगे। 3 प्रकार के प्रश्न आपने वहां देखे थे, तो स्टार्टिंग में मैंने समझाया था। यह था मित्रों हमारा पद्य शिक्षण। तो हम कह सकते हैं पद्य शिक्षण की विधियां हमने क्या कर दी है? शिक्षण विधियां हमने समाप्त कर दी हैं। समाप्तम, या यूं कहो इति। तो पद्य शिक्षण की हमने सारी विधियां एक एक करके समझी, फिर उनके प्रश्न समझे कि क्या कैसे प्रश्न बनेंगे। तो मित्रों अब पद्य शिक्षण के बाद अगले शिक्षण की ओर आगे हम बढ़ेंगे। इसके लिए आप लोग तैयार हो जाएं। नमस्कार, मिलता हूं आपसे।